गंगापुरम दक्षिण भारत का एक गांव था। इस गांव में दूध देने वाले पशुओं की कमी थी। जो भी गाय या भैंस इस गांव में आता 2 से 3 दिन में मर जाता था। इस कारण 50 किलोमीटर दूर से कुछ अमीर लोग अपने बच्चों के लिए दूध मंगवाते थे। जिन बच्चों के माँ का दूध कम होता था, उनके बच्चे दूध के लिए तरसते रहते थे और गरीब के बच्चे बिना दूध के कुपोषण के शिकार हो जाते थे। इन्हीं में एक था गरीब सब्जी वाला हरिया का परिवार। देखो नाजी, आज मुन्ना खा ही नहीं रहा है। किसी तरह दूध का इंतजाम हो जाता तो खा लेता। मुझे भी मालूम है कि मुन्ना 3 दिनों से नहीं खा रहा, लेकिन मेरी 1 सप्ताह की कमाई का छटाक भर दूध होगा, फिर हम लोग खाएंगे क्या? कई बार कहा है कि शहर चलते हैं, वही बस जाएंगे, लेकिन आपको तो अपनी पुश्तैनी बाप दादा की जमीन से प्यार है। देखो तो रतन भैया और रत्ना भाभी 2 साल पहले गई थी शहर, अभी वहाँ से लौटी है। उनका बबलू कितना मोटा ताजा लग रहा है। हाँ, शाम में हाट बाजार में रतन मिला था, बोल रहा था कि शहर की हालत बहुत खराब है, यहाँ पुरखों की जमीन भी बेच दी और यहाँ मजदूरी कर पेट पाल रहा है। दूध छोड़ यहाँ से सभी चीज वहाँ महंगी ही है। सोच रहा हूँ फिर से गांव ही आ जाऊं। हे भगवान, अब क्या होगा उनका? जो भी जमीन थी वो तो बेच दिया। मैं भी यही कह रहा था भाग्यवान कि जो दिखाई देता वो सच्चाई नहीं होता। अपना गांव ही ठीक है। मुझे दूध चाहिए। मुखिया जी का बेटा सोनू के जन्मदिन में पिछली बार मैंने 1 गिलास दूध पिया था। दूध पीकर सभी बच्चे खुश थे। आज भी वो स्वाद याद है मुझे। बेटा, वो लोग अमीर आदमी है, वो शहर से दूध मंगवा लेते हैं। हम लोग गरीब हैं, कहाँ से उतना पैसा आएगा? आज चीनी पानी के साथ रोटी डुबाकर खा लो। 6 महीने बाद तुम्हारा जन्मदिन जब आएगा तो तुम्हें मैं शहर से 1 गिलास दूध लाकर दूंगा। नहीं, मुझे अभी चाहिए तो चाहिए, नहीं तो मैं खाना भी नहीं खाऊंगा। मुन्ना, ज्यादा जिद मत कर, तब से समझा रहा हूं तुम्हें समझ में नहीं आती है क्या? चल जा, चुपचाप रोटी खा। आप चुप रहिए। अपनी गरीबी का गुस्सा बच्चे पर उतार रहे हैं। कौन सा महंगा खिलौना मांग रहा है? दूध तो हर बच्चे को चाहिए और वो दूध मांग रहा है बस। मुझे माफ कर दो बेटा, गरीबी के कारण मजबूर हूँ। दुनिया का सबसे बदनसीब बाप होगा वो जो अपने बच्चे को दूध तक ना पिला सके। तभी सुगिया दौड़ती हुई आई। लक्ष्मी, अरे ओ लक्ष्मी, थोड़ी सी दूध है तो दे दो। मेरा बेटा मन्नू कुछ खा ही नहीं रहा, कहता है बिना दूध के कुछ नहीं खाएगा। आज चौथा दिन है, अभी अभी बेहोश हो गया है। वही हाल मेरे यहाँ की भी है। मुन्ना भी 3 दिनों से दूध के लिए खाना नहीं खाया है, अभी इसलिए उसके पापा ने उसे डांटा है। ओहो, भगवान जाने अब क्या होगा। मेरा इकलौता बेटा, नहीं नहीं, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगी। बहन, दूध तो पूरे गांव में सिर्फ एक ही जगह मिलेगी, वो है मुखिया जी, लेकिन वो हम लोगों को दूध क्यों देंगे? हाँ बहन, लेकिन बच्चे के लिए मैं यमराज के यहाँ भी चली जाऊंगी। सुगिया बेतहाशा जमींदार के कुटिया की ओर दौड़ती है और सीधे रोते हुए जमींदार की पत्नी गुलाबो के पास गई। मालकिन, मालकिन, थोड़ा सा दूध दे दो मालकिन। मेरा बच्चा मनु दूध के बिना मर जाएगा। 4 दिनों से कुछ नहीं खाया है, बस एक ही रट लगाया हुआ है, दूध पीऊंगा, दूध पीऊंगा। आज तो बेहोश होकर गिर पड़ा है। देख सुगिया, तू तो जानती है कि पूरे गांव में सिर्फ 2-4 आदमियों के यहाँ ही दूध आती है, वो भी 50 किलोमीटर दूर से। अभी थोड़े देर पहले ही बेटी सारा दूध पी गई। इतने में नौकरानी उधर से जमींदारिन को इशारे से बुलाती है। वो बताती है कि आज दूध बिल्ली ने झूठा कर दिया था, वो ऐसे ही पड़ा है। देख सुगिया, चूंकि तू पहली बार मेरे यहाँ कुछ मांगने आई है, इसलिए तुम्हें मैं खाली हाथ लौटा नहीं सकती। मेरे बेटे के लिए जो दूध रखा हुआ है वही तुम्हें दे रही हूँ। आप देवी हो मालकिन, आप महान हो, आपका घर हमेशा भरा रहे। जमींदार के यहाँ से सुगिया सीधे घर आती है और अपने बच्चे को दूध पिलाती है। दूध बच्चे के लिए मानो अमृत का काम करता है। बच्चा दूध पीकर तुरंत इधर से उधर दौड़ने लगता है। मुन्नू, कैसा स्वाद था दूध का? काफी दिन हो गए दूध पिए हुए। दूध कौन पिया अभी? मैंने तो अमरूद पिया है। मत पूछो स्वाद के बारे में। काश ये हम लोगों को प्रतिदिन मिल पाता तो हम लोग धरती के सबसे खुशनसीब होते। हाँ यार, मुझे तो मुखिया जी के बेटे का जन्मदिन पर मिला था दूध का स्वाद। अभी अगर मुझे वो याद आता है तो मैं पागल हो जाता हूँ।
मुन्ना, मनु और बबलू तीनों मिलकर घंटों तक दूध के बारे में बातें करते रहते हैं। बबलू बताता है कि कैसे उसके पिताजी रतन शहर के डेयरी कारखाना में काम करते हैं और कभी कभी पापा के साथ ऑफिस जाता है तो छक्कर दूध का आनंद उठाता है। तीनों ये प्रण करते हैं कि अपने गांव में दूध की गंगा बहा देंगे। यही उद्देश्य से तीनों सुबह सुबह 4 बजे गांव से निकल जाते हैं। पता नहीं यार, हम लोग गांव से तो निकल कर आ गए, पर जाना कहाँ है पता नहीं। अरे बबलू है ना, ये तो शहर में रहकर आया है। अरे चलो, अब निकल गए हैं तो गांव में दूध लेकर ही लौटेंगे। तीनों चलते चलते एक दोपहर में एक पेड़ के नीचे थक कर बैठ जाते हैं। तभी एक साधु सारंगी बजाते उधर से गुजर रहा होता है। 3 मासूम बच्चों को देख उनसे जा पूछने पर पता चलता है कि नेक काम के लिए घर से निकले हैं, तो बच्चों को अपने साथ अपने गुरु के पास ले जाता है। गुरुजी के आश्रम में सैकड़ों गाय थी। 2 दिन चलकर तुम लोग यहाँ आए हो। हाथ मुंह धोकर पहले दूध पी लो, फिर गुरुजी से मिलवा दूंगा। बाबा, थोड़ा ज्यादा दूध मिलेगा? वो क्या है कि साल भर से दूध का स्वाद नहीं पता। जितना जी करे उतना दूध पी सकते हो। सामने बाल्टियों में दूध पड़ा है, गिलास में लेकर पी लो। तीनों जी भरकर दूध पीते हैं। तभी गुरुजी आकर उनके आने का कारण जानते हैं। बच्चों, मैं तुम्हारी समस्या को समझ गया। मेरे आश्रम में सैकड़ों गाय हैं जिनकी दूध व्यर्थ नहीं है। हम उनके दूध को प्रतिदिन तुम्हारे गांव भिजवा देंगे। लेकिन गुरुजी, इनका गांव यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर है, रोज दूध पहुँच पाना असंभव है। समंदर यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर है, लेकिन सूर्य भगवान इसे अपनी तपिश से सोख कर बादल द्वारा यहाँ लाकर बारिश करवाते हैं। ठीक उसी तरह हमारे गाय माता दूध को सोख कर बच्चों की गांव में रोज दोपहर में दूध की बारिश होगी। गुरुजी की जय हो, गुरुजी की जय हो। जाओ बच्चों, आज से तुम गांव में दूध की कमी नहीं होगी, रोज दूध की बारिश होगी। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। चलो, तुम्हें गांव छोड़कर आता हूँ। दूसरे दिन गांव पहुंचकर तीनों गुरुजी की बातों को गांव वाले को बता ही रहे होते हैं कि अचानक आकाश में सफेद बादल उमड़ते हैं और दूध की बारिश होने लगती है। सभी गांव वालों के चेहरे पर मुस्कान, खुशी और आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता। सभी झूम झूम कर दूध का रसपान करते हैं। बूढ़ी काकी अपना नाम भूल गई थी। उनका नाम लक्ष्मी था। उन्हें याद भी नहीं था। बरसों से लोग उन्हें बूढ़ी काकी के नाम से ही जानते थे। अब उनके परिवार में कोई नहीं रह गया था। पति तो बहुत पहले ही चले गए थे। एक बेटा कमल और बहू रमा थी, जो उसके लाख मना करने पर भी 7 समुंदर पार पानी के जहाज से चलकर परदेश जाकर रहने लगे थे। पैसा ममता पर भारी पड़ गया था। पहले तो वो दोनों कुछ दिनों तक पैसे रुपए भेजकर अपने कर्तव्य की पूर्ति करते रहे, पर धीरे धीरे वो भी आना बंद हो गए। काकी हार मानने वालों में से न थी। उन्होंने अपना घर सुचारू रूप से चलाने के अपने बाप दादा का पेशा मतलब लकड़ी के खिलौने बनाने का काम शुरू कर दिया। एक बार ठंड का समय आने वाला था। हर बार की तरह जंगल से कुछ लकड़ियाँ लानी होगी ताकि ठंड में जंगल में ना भटकना पड़े और उन्हें जलाकर कुछ आराम मिल सके। यही सोचकर काकी अपने कुल्हाड़ी और लकड़ी रखने के लिए एक चादर लेकर जंगल की तरफ चल पड़ी। काफी देर तक चलते चलते दोपहर हो गई। एकाएक काकी की नजर एक घड़े पर पड़ी। क्या है इस घड़े में? कहीं कोई मुसाफिर अपना खजानों से भरा ये घड़ा यहाँ रखकर भूल तो नहीं गया? यही सोचकर काकी घड़े के पास जाकर खड़ी हो गई। आहिस्ता आहिस्ता घड़े का ढक्कन खोला तो उसकी आंखें चौंधिया गई। अरे बाप रे, ये तो सचमुच का खजाना है। मैं क्या करूंगी इस खजाने का? पर छोड़ भी नहीं सकती। काकी ने अपनी चादर बिछाई और उसमें सारे सोने के सिक्के भर लिए। घड़ा फिर से उसी जगह पर रख दिया। चादर पीछे लटका कर चल दी। मेरा जीवन इसी दौलत से कट जाएगा। बस एक घर अपने रहने के लिए बनवा लूंगी। मैं इस धन से गरीबों की सहायता भी कर सकती हूँ। काकी चलते चलते थककर एक पेड़ के नीचे बैठ गई। उसकी आंख लग गई। अचानक उसकी गठरी पर एक कौवा आकर बैठ गया। उसकी कांव कांव से
काकी की नींद खुल गई। देखूं तो मेरा खजाना सही सलामत है कि नहीं। जब गठरी खोली तो उसमें सोने की जगह चांदी के सिक्के भरे थे। ओह, लगता है जमीन पर रख देने से ये पूरा सोना चांदी में बदल गया। गलती मेरी है, कोई बात नहीं। सोना न सही, चांदी ही सही। बहुत बड़ा घर नहीं तो एक छोटा सा घर तो बन ही जाएगा। कम से कम घर में बैठकर ठंड, गर्मी और बरसात से तो बची सकूंगी। बाकी बचे पैसे गरीबों की मदद में लगा दूंगी। उसने अपनी गठरी पीठ पर उठाई और चल दी। थोड़ी देर चलने के बाद फिर से थकान हो गई। वो एक कुएं के पास आई और गठरी उतारकर गोद में रख लिया। तभी उसके आंख लग गई। कौवे की कांव कांव से फिर से उसकी आंख खुल गई। उसने गठरी खोली तो देखा सारे चांदी के सिक्के लोहे में बदल गए थे। ओफो, कोई बात नहीं, जैसी ऊपर वाले की मर्जी। अब मैं इन लोहे के टुकड़ों को बाजार में बेचकर आज कुछ अच्छा भोजन बनाकर गरीबों में बांट दूंगी। उसने गठरी फिर से पीठ पर लाद दी और घर पहुंच गई। दरवाजे पर गठरी रखी ही थी कि गठरी का आकार बहुत छोटा हो गया। उसने उसे खोल कर देखा तो उसमें से एक बहुत पीतल की खूबसूरत मूर्ति निकली। ओहो, ये तो और भी सुंदर हुआ। मेरे घर में तो कोई मूर्ति ही नहीं थी। अब मैं रोज सुबह शाम पूजा किया करूंगी, जिससे मेरा मन भी शांत रहेगा। अरे लक्ष्मी, तुम कैसी औरत हो? जब तुम्हें सोने के सिक्के मिले तब भी तुम संतुष्ट थी। जब तुम्हारे सिक्के चांदी के सिक्के में बदल गए तब भी तुम संतुष्ट थी। जब लोहे के सिक्के मिले तब भी कोई शिकायत नहीं, और अब मुझे देखकर तुम उतनी ही संतुष्ट हो। तुम कैसे इतनी संतुष्ट रह सकती हो? क्या करूँ माँ, जिस चीज पर अपना वश नहीं है उसके लिए क्यों उदास रहूं? जो मेरे नसीब में होगा वो कोई नहीं ले जाएगा। आखिर इतनी बूढ़ी हो गई, पति कम उम्र में ही छोड़कर चल गया, बच्चे परदेश चले गए। रोती तो सारी जिंदगी रो रो कर ही कट जाती। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। क्या मांगना चाहती हो? मांग लो। माँ, मैं जैसी हूँ ठीक हूँ। आपको जो देना है दे दो। मुझे जो भी मिलेगा मेरे सिर माथे पर। मूर्ति गायब हो गई। काकी जैसे ही अपने घर में पहुंची, उसने देखा कि मिट्टी का बिल्कुल उसी तरह का घड़ा उसके बरामदे में रखा है। घड़ा तो मैं खुद अपने साथ लाई थी, ये कहाँ से आ गया? ये भी खोल कर देख लेती हूँ। उसने जैसे ही घड़े का ढक्कन खोला, उसमें रखे चमचमाते सिक्के देखकर काकी का मुंह खुला का खुला रह गया। लगता है देवी मुझ पर बहुत प्रसन्न है, वो मुझे कुछ देना ही चाहती है। उसने सोने के सिक्के निकालने शुरू कर दिए, पर सिक्के खत्म ही नहीं हो रहे थे। एक बोरी भर गई। काकी थक गई, आंख बंद करके बैठ गई। अचानक कौवे की काव काव से नींद खुली तो घड़ा गायब था। ए कौवे, तू न जाने मेरा दुश्मन है या दोस्त है, पर रुक जा, तुझे दूध भात खिलाती हूँ और तेरी चांच सोने से मरवा देती हूँ। मैं तो बड़ी खुश हूँ। आजा, बैठ मेरे पास आकर। कौवा काव काव करता काकी के पास बैठ गया। काकी ने झट से चावल बनाया और ठंडे दूध में मिलाकर कौवे को खिला दिया। कल शाम को आ जाना, तब चलूंगी सुनार के यहाँ तेरी चोंच में सोना मड़वाने। कौवा दूध भात खाकर उड़ गया। काकी भी थकी हुई थी, 2 कौर भात खाकर सो गई। उठी तो देखा टूटी झोपड़ी महल बन गई थी। चारों तरफ नौकर चाकर हाथ बांधे खड़े थे। लगता है मैं कहीं और आ गई हूँ। तभी उसने देखा कि उसकी चारपाई के नीचे ही उसकी चप्पल पड़ी है। काकी ने पैरों में चप्पल पहनी और पूरे महल का चक्कर लगाई। मारे खुशी के उसके पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। मैंने सारी जिंदगी तकलीफ में काटी है, मुझे पता है गरीबी क्या होती है। मुझे आज से ही असहाय और गरीबों की मदद करनी होगी। दूसरे दिन सुबह के सारे काम निपटाकर वो कुछ सोने के सिक्के लेकर सुनार के पास गई और सिक्के बेचकर पैसे ले आई। उसने अपने घर में खुद अपने हाथों से खाना बनाया और गरीबों को खिलाया। उसकी रोज की यही दिनचर्या हो गई। एक दिन जब वो गरीबों को खाना खिला रही थी, तभी एक साधु आए। काकी, भूखे को भोजन दे दो, तेरा भला होगा। बाबा, तुम बैठो, मैं तुम्हें भोजन भी खिलाऊंगी और कपड़े भी दूंगी। मुझे बहुत जल्दी है। काकी अपने हाथ का सारा काम छोड़कर साधु को भोजन देने गई। अचानक उसकी नजर साधु के बाएं हाथ पर पड़ी, जहां एक काला दाग था। साधु का वेश धारण करके मुझसे भिक्षा मांगते हुए तुम्हें जरा भी लज्जा नहीं आई? जवान बच्चे अपने माता पिता की देखभाल करते हैं,
और तुम साधु का वेश धारण करके अपनी बूढ़ी माँ से भिक्षा मांग रहे हो। अपनी माँ से छल करते हुए तुम्हारे हाथ नहीं कांपे। साधु खाना छोड़कर उठ गया और जाने लगा। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भोजन तो तुम्हें करके ही जाना होगा। मुझे माफ कर दो माँ, परदेश से तो हम कब के चले आए, पर यहाँ आकर कोई काम नहीं मिला। हम वर्षों से अपने परिवार के साथ गरीबी का जीवन काट रहे हैं। तुम्हारे पास किस मुंह से आते? तुम्हारे लाख मना करने पर भी हम तुम्हें अकेले छोड़कर 7 समंदर पार चले गए थे। माँ के पास वापस आने में शर्म कैसी। तुम अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर तुरंत आ जाओ और मेरा सारा काम संभाल लो। सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। काकी ने कमल को माफ कर दिया था। अब पूरा परिवार साथ साथ रहकर खाना बनाता और गरीबों को भी खिलाता था। बूढ़ी काकी के संतोष ने उनका बिछड़ा हुआ परिवार मिला दिया था। कनकपुर के चौराहे के पास गली में ही मुन्नन दर्जी की दुकान थी। दुकान क्या थी, एक स्टूल के सामने सिलाई मशीन रख लिया था। वो मशीन भी पुरानी थी पर उसके कमाने खाने का साधन बन गई थी। एक दिन उसी मोहल्ले में रहने वाले, इस जैकेट की मरम्मत कर देगा क्या? जी साहब, कर तो दूंगा, पर पैसे थोड़े ज्यादा लगेंगे। कितने पैसे लगेंगे? करीब 100 रुपए लग जाएंगे। इतने ज्यादा? साहब, खोलना भी तो होगा, उसमें बहुत मेहनत लगती है। रहने दे, तू ही अकेले थोड़ी है, बहुत से दर्जी हैं। देख लो साहब, अगर कोई 150 से कम कर दे तो ठीक है। सुधीर बाबू कुड़कुड़ाते हुए चले आए। आधे घंटे बाद वापस आए। चल भाई, तू ही बना दे, ले लेना 100 रुपए। बाबूजी, गलत पैसे नहीं मांगता, वरना इतने दिनों से इसी स्टॉल पर बैठकर मरम्मत नहीं कर रहा होता। रोज पुलिस का डर बना रहता है, सो अलग मेरी भी अपनी एक दुकान होती। अच्छा लो, कल तक दे देना। जी बाबूजी, कल इसी वक्त ले जाइएगा। मुन्नन ने उनकी जैकेट पलटकर सिलाई के लिए खोलनी शुरू कर दिया। पॉकेट पर नजर पड़ते ही वो चौंक गया। इसमें क्या रखा है? पॉकेट देखा तो उसमें सोने की एक चेन रखी हुई थी। चलो कोई बात नहीं, कल जब सुधीर बाबू आएंगे तब उन्हें लौटा दूंगा। सुधीर बाबू भूल गए होंगे इसमें रखकर। दूसरे दिन जब सुधीर बाबू आए तो मुन्नन ने उन्हें जैकेट पकड़ा दिया। उन्होंने उसे 100 का एक नोट पकड़ा दिया। बाबूजी, इसकी पॉकेट में ये सोने की चेन पड़ी थी, इसको रख लीजिए। अच्छा लाओ, दो। सुधीर बाबू को याद आया कि उनकी पत्नी ने ये चेन ठीक करवाने को दी थी और वो इसे जैकेट में रखकर भूल गए थे। आज तो बड़ा भारी नुकसान हो जाता। ये दर्जी तो निहायत शरीफ और ईमानदार निकला। इतनी महंगी चेन इसने वापस कर दी, रख भी तो सकता था। वो घर आए तो अपनी पत्नी जानकी से, जानकी, तुम्हारी चेन तो आज बच ही गई। देखो, ये चेन जैकेट में ही रखकर भूल गया था। जैकेट दर्जी को देकर आया था, उसने आज ये चेन लौटा दिया। देखो, आज के जमाने में भी कितने ईमानदार लोग हैं। अभी एक चेन बनवानी पड़े तो 50,000 लगते हैं। सुनो, मैं सोच रहा हूँ हमारे पास बाहर की तरफ जो एक कमरा खाली पड़ा है, क्यों ना आप उसको दे दें। कम से कम बेचारे को एक स्थायी जगह मिल तो जाएगी और हम भी कहीं आएंगे जाएंगे तो घर की चिंता भी नहीं रहेगा। बात तो तुम्हारी ठीक है, पर बाद में कहीं उसकी दुकान चल निकली और वो कमरा छोटे से इनकार कर दिया तो? इतनी दूर की क्यों सोच रही हो? अगर नहीं ठीक लगता है तो हटाते कितना समय लगेगा? ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। दूसरे दिन ही सुधीर बाबू मुन्नन की दुकान पर पहुंच गए। अच्छा भाई मुन्नन, घर में कौन कौन है? बाबूजी, सिर्फ मैं और मेरी पत्नी। शादी को 8 साल हो गए हैं, कोई संतान नहीं है। कल तुम कह रहे थे ना कि ज्यादा पैसे मांगता तो अपनी भी दुकान होती। मेरे पास बाहर की तरफ एक कमरा है। हम चाहते हैं कि तुम अपनी मशीन उसी में रखो और एक तरफ अपने रहने का इंतजाम कर लो। बरामदा में आंगन है, तुम्हें रोज रोज पुलिस का डर भी नहीं रहेगा। अरे नहीं बाबूजी, मैं यहाँ ठीक हूँ। मेरी पत्नी अकेली रहती है, उन्हें भी तुम्हारी पत्नी का साथ मिलनी चाहिए। उनके काम में थोड़ी मदद करवा देगी। पर बाबूजी, इतना किराया कहाँ से आएगा? जैसा आपने बताया, आपका घर तो बड़ी अच्छी जगह पर है। मैं कोई किराया नहीं मांग रहा हूँ, बस एक ईमानदार आदमी की तलाश में था। हम लोग अक्सर बच्चों के पास चले जाते हैं, घर की चिंता सताती रहती है। तुम रहोगे तो हम निश्चिंत होकर जा सकते हैं। ठीक है बाबूजी, कल बताता हूँ। हाँ, अपनी घरवाली से पूछ लो, फिर जवाब देना। मैं चलता हूँ। उनके जाने के बाद
बाबूजी मेरी ईमानदारी पर मुग्ध हो गए हैं, वरना कौन अपना घर दे देता। 1000 रुपए घर का किराया देता हूँ, दुकान के लिए पुलिस को अलग से देना पड़ता है। मौका अच्छा है, किसी से पूछने की जरूरत ही क्या है। उस दिन सारे समय वो खुश होकर काम करता रहा। घर गया तो अपनी पत्नी से सारी बात बताई। उसकी पत्नी, देख लो, ये घर भी छोड़ दे और वहाँ भी ठीक ठाक ग्राहक न मिले तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। एक काम करते हैं, पहले मशीन वहाँ रखकर कुछ दिन सिलाई करते हैं, अगर दुकान चल निकली तो वहाँ रहने लगेंगे। क्या सोचती हो? हाँ, ये भी तो ठीक रहेगा। अभी ये घर नहीं छोड़ेंगे। दूसरे दिन जब सुधीर बाबू आए तो मुन्नन उनके साथ जाने को तैयार था। एक रिक्शा बुलाकर उस पर मशीन रखवा दिया और दोनों लोग रिक्शा पर सवार होकर सुधीर बाबू के घर के सामने पहुंच गए। सुधीर बाबू का घर क्या था, पूरी हवेली थी। मुन्नन हैरानी से हवेली की तरफ देखने लगा। अंदर ले चलो भाई। रिक्शा भीतर गया तो सुधीर बाबू उतर गए और बोले, मशीन उसी कमरे में उतार कर रख दो। मुन्नन ने मशीन रखवाकर रिक्शे वाले को पैसे दे दिए, पर अपना झोला एवं अन्य सामान कमरे में रखने लगा। तभी, तुम्हारा परिवार नहीं आया? बाबूजी, अगले हफ्ते तक आ जाएगी वो। ठीक है, अपना सामान जमा लो। मुझे लगता है यहाँ तुम्हारी दुकान चल निकलेगी, क्योंकि इधर कोई दर्जी भी नहीं है। सुधीर बाबू ने हवेली से उसके लिए चाय और बिस्किट्स भिजवा दिया। उसने अपना काम शुरू कर दिया। मुन्नन के पास ग्राहक आने लगे थे। सुधीर बाबू भी याद कदा कोई चीज सिलवाने के लिए दे जाते, पर मुन्नन उनसे पैसे न लेता। 1 महीना बीत गए। मुन्नन अपनी पत्नी मीना को भी ले आता है। अरे बाप रे, तुम यहाँ रहते हो? किस्मत जाग गई हमारी तो। मैं तो सबसे पहले मालकिन से मिलने जाऊंगी। देखो जरा कैसी है। ठीक है, चली जाना। पहले अपना चूल्हा चौका तो जमा लो। हाँ, काम खत्म करके ही जाऊंगी, तुम चिंता मत करो। मीना घर का सारा काम खत्म करके शाम को हवेली पहुंच गई। अभी वो दरवाजे पर ही थी, अपने पति का नाम सुनकर वही ठिठक गई। उसने मालकिन को कहते हुए सुना कि तुम कह रहे थे कि मुन्नन की पत्नी की कोई संतान नहीं है, क्यों ना हम ये बच्चे उन्हें दे दे, हम भी बदनामी से बच जाएंगे और उनकी भी माँ बाप बनने की इच्छा पूरी हो जाएगी। वो तो ठीक है, पर तुम्हारी लाडली जब ठीक होकर अपने बच्चे के बारे में पूछेगी तो क्या जवाब दोगी? रवि अगर मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में मारा न जाता तो हमारी बेटी को ये सब दुख झेलना ही नहीं पड़ता। मीना चुपचाप वहाँ से वापस आ गई। आते ही, सुनो जी, हमारी किस्मत खुलने वाली है। क्या हुआ? मीना ने मुन्नन से वो सारी बातें बता दी जो कुछ वहाँ सुना था। तू सच कह रही है? हाँ, मैं सच कह रही हूँ। तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं होगा? मुझे भला क्या ऐतराज हो सकता है? हमारा घर उसकी किलकारियों से गूंज उठेगा। मीना खुशी खुशी घर का काम करने लगी। तभी सुधीर ने आवाज लगाई, मुन्नन, मुन्नन, तुम्हारी पत्नी आ गई है क्या? जी बाबूजी, आज ही आई है। हवेली में भेज दो, जरा जानकी ने बुलाया है। जी बाबूजी, अभी चली जाएगी। मीना हवेली में गई तो जानकी ने उसे बड़े प्यार से अपने पास बिठाया, फिर आंसू पोंछते हुए सारी बातें दोहरा दी। पर मालकिन, गुड्डू बेबी मान जाएगी। अफसोस तो इस बात की है कि गुड्डू को ऐसा सदमा लगा है कि वो पागल हो गई है। उसे तो पता ही नहीं कि उसका बच्चा किस हालत में है। एक्सीडेंट के समय दोनों साथ ही थे। वो चला गया और ये बच गया। जब इसको होश आया तो रवि जा चुका था। बच्चे को तो तब से मैं संभाल कर रखी हूँ। मालकिन, मुझे ये बच्चा दे दीजिए, मैं इसे पानी छाती से लगाकर रखूंगी। हम यहाँ से दूर चले जाएंगे। तुम लोग जहाँ जाना चाहते हो जाओ, हम हर महीने तुम्हें 10,000 रुपए भेज दिया करेंगे। मेरे कलेजा का टुकड़ा है ये बच्चा, बस किसी को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। गरीब मुन्ना दर्जी का किस्मत खुल गई थी। उन्होंने उसी दिन कनकपुर छोड़ दिया। वहाँ जाकर चिट्ठी लिखकर अपना पता सुधीर बाबू को भेज दिया करती।